आएगा हमारे पास, दिस इज 5x का होल स्क्वायर, 4y का होल स्क्वायर, और ये 2z का होल स्क्वायर। अब माइनस साइन देख रहे हो कौन सी टर्म में है? y में तो माइनस, यहाँ पर 4y। तो आप लिखोगे 2 इंटू 5x इंटू -4y, 2 इंटू 4y इंटू 2 इंटू, कॉमन टर्म्स कौन सी है? ठीक है, -4y इंटू 2z, और आ जाएगा +2 इंटू 5x इंटू 2z। सो यूजिंग दैट फॉर्मूला आप इसे लिखोगे 5x - 4y +2z। बस इसको स्क्वायर की फॉर्म में मत लिखना, हमेशा उसे इस फॉर्म में लिखना है। अब दो तीन क्वेश्चंस है जहां मुश्किल आती है, एक एनसीईआरटी से है और एक ये वाला। नेक्स्ट लिखो। हो गया ये? लिख लेती हूँ। आपने माइनस की माइनस। नेक्स्ट लिखो। आपके पास अब ये देखो क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है 5x² +y² +8z² -2√5xy -6√2yz +6√10xz। अब ये वाला क्वेश्चन है जिसे हम डिफिकल्टी लेवल पे मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट दिए हुए हैं वो भी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स में है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 5 को क्या लिख लेंगे? ठीक है, √5x। अब आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन साथ में आ गए, इट विल बी √5x का होल स्क्वायर, y तो y², और 8 को स्क्वायर रूट ऑफ 8 अगर लिखनी है तो क्या होता है? हाँ, 4 × 2 तो 2 बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा? सो दिस विल बी 2√2z का होल स्क्वायर। अब देखना है कि माइनस साइन किसके साथ था। कॉमन टर्म्स कौन सी है देखो? y के साथ माइनस हो गया। माइनस साइन वाली टर्म्स कौन सी हैं? xy एंड yz, तो -y हो गया, बस खत्म। बेटा उसके साथ माइनस नहीं है ना, दोनों में कॉमन कौन सी है? ये टर्म देख और ये टर्म देख, दोनों में माइनस साइन था। हाँ, माइनस साइन कॉमन नहीं निकालते हैं, माइनस साइन वाली टर्म कौन सी है? दो टर्म्स माइनस साइन वाली हैं, कौन सी हैं? हाँ, इनमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है? तो y के साथ ही नेगेटिव होगा, यही दो टर्म्स नेगेटिव में आई तो उसका मतलब y जो है वो नेगेटिव में है। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा +2 × √5x इंटू -y, 2 इंटू -y इंटू 2√5। 6 कैसे आएगा, है ना? ये 4 है ना? 6 तो आ नहीं सकता क्योंकि 3 का कोई मल्टीपल ही नहीं है। सो दिस विल बी 4। 2√-y इंटू 2√2z, बाकी सब आ जाएंगे, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, नहीं 6 नहीं आएगा, फिर अगेन इट विल बी 4। तो यहाँ क्यों लिखा हुआ है? तो नीचे वाला नंबर लिखवा दिया, यहाँ पे 8। चलो मैं करवा दूंगी, ये वाला ठीक कर लो बच्चे, मैंने ना दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया। ठीक है, ये इसके कोएफिशिएंट्स ठीक कर लो, मैंने दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, एक 8 था एक 18 था, मैंने 18 वाले के बाकी वाली टर्म्स ले ली। ठीक है,
तभी आ गया, तभी मैं कहूँ ऐसे आंसर नहीं आ सकता। सो ये आ जाएगा +2 मतलब अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो वो नहीं वैलिड है। ठीक है ना, 4√10 z आ गया। ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा √5 - y +2√2 z, √5 - √5x -y +2√2 z। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, इसी के फॉर्मेट में है। समझ में आ गया ना सबको। अब नेक्स्ट खुद फैक्टराइज करना, जिसमें लिखा हुआ है 5x² +y² +18 z² +2√5 xy -6√2 yz -6√10 xz। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक एनसीईआरटी में होगा, वो भी करवा देती हूँ। क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा √5x का होल स्क्वायर, है ना। और ये तो पता ही है कि यहाँ पर y का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3√2। समझ में आ रहा है सबको, ये है ना। बस यही मुश्किल है, अगर क्वेश्चंस में मुश्किल लेवल देखोगे। फिर देखो दो टर्म्स माइनस में है, कौन सी वाली है, 6√2 yz, 6√10 yx z। दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन सा है, मतलब आपने देखना है कि इन तीनों में से कोई एक वेरिएबल या दो वेरिएबल्स माइनस में है, वो कौन से वाले हैं। ठीक है। सो देन यू रियलाइज कि देखो दोनों में अगर z कॉमन है तो हो सकता है z वाली टर्म, क्योंकि अगर x कॉमन होता तो यहाँ भी, अगर x माइनस में होता तो ये टर्म भी नेगेटिव होती, और अगर y होता तो ये इसको भी होना चाहिए था। पर अगर z में माइनस टर्म आ रही है, इसका मतलब z वाली टर्म के साथ माइनस साइन है, जिसने दोनों टर्म्स को नेगेटिव बना दिया। अब ये आ जाएगा 2 × √5x × y +2 × y -3√2z +2 × √5x -3√z। ठीक है, होल स्क्वायर लिख दोगे यूजिंग द फॉर्मूला। क्लियर हो गया इतना अब जिसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखो विच इज 2x² +y² +8z² +2√2 xy -4√2 yz -8 xz। ये एनसीईआरटी में। अब डायरेक्टली यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है।
और पेपर में क्या होगा, साइन जैसे मैंने -4 लगाया, -4√2 लगाया, -8, और माइनस साइन कहीं और आ जाएगा। समझ में आ गया? क्या लिखोगे इसमें? 6 टर्म्स है, स्क्वायर की टर्म्स है। तो अगर मुझे 2 दिया हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2x², तो इसको क्या लिखेंगे? हाँ, तो लिखो बस, दिस विल बी √2x का होल स्क्वायर। y का स्क्वायर 8 आ गया, तो क्या लिखोगे? नाउ यूल सी कि देखो माइनस साइन ना दो टर्म्स में आ रहा है, दोनों में z कॉमन है ना? तो यहां से माइनस कौन सी टर्म में हो गया? z वाली टर्म। सो 2 × √2x × y। उसका टेक्स्ट किसका? प्लस 2 टेक्स्ट ये x था, ये y था। हाँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √2xy बनेगा। मैंने इसको ब्रेक कर लिया ना, कि देखो ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab की फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। तो वही दिखाया ना मैंने। तो गया नहीं है, उसे स्प्लिट कर लिया हमने। कौन सा? ये फॉर्मूला होता है बेटा, 2ab 2bc 2ac। तो इस टर्म को आप स्प्लिट कर रहे हो कि मल्टीप्लाई करके -4√2yz कैसे आया, तो आपने एक 2 लिया होगा जो फॉर्मूला दे रहा है, फिर आपने b वाली टर्म ली होगी जो इसमें y है, फिर आपने c वाली टर्म ली होगी जो मैं अभी लिख रही थी ये। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या -4√2yz आ रहा है ना? आ रहा है ना? बस मैं आपको इसको ब्रेकिंग दिखा रही हूँ, आपको ये एक्सपेंशन दी हुई है, आपको कहा हुआ है कि स्प्लिटिंग करके बताओ, तो आप देखो तो सही कि क्या सच में ये a+b+c होल स्क्वायर दिया हुआ है, कि मुझे कोई और मेथड लगाना होगा। ठीक है, तो जो इसमें स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं है, अब देखो बेटा, बाद में जब दूसरी वाली टर्म होगी, ये 2ac होती है ना, ये देख, ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही होता है ना? अब कोई टर्म इसमें a मेरे हिसाब से फिर √2 हो गई x, इस हिसाब से बी हो गई वाई, और सी क्या हो गई? -√2z। अब क्या इनको ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके आई गेट 2√2xy, मतलब 2ab अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूं, तो ए तो ये था, बी ये था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या ये टर्म बन रही है ना? ऐसे ही अगर मैं 2ab, ये 2ab वाली टर्म थी, फिर मैंने 2ac लगाया, 2bc लगाया, तो b की टर्म ये, c की ये टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या -4√2yz बन रहा है। ठीक है, मतलब मेरा ये परफेक्ट फॉर्मूला फॉर्म में लिखा हो। दैट इज जस्ट आई एम इंश्योरिंग राइटिंग इन दिस वे, कि देखो ये तो मैंने कहा था +2, और मैं फॉर्मूला के हिसाब से ac ले रही हूँ अब, तो a कितना हो गया देखो, √2x, c कितना हो गया -√2। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते तो ये आता है 2 × √2 × नहीं, 8 कैसे आया? हाँ, क्योंकि यहां से 8 आ गया। ठीक है ना, ये 2√2 8 हो गया, XZ माइनस, अच्छा ये तो बिल्कुल वही फॉर्मेट बन गया। इसका मतलब जो ये हमें एक्सपेंशन दी हुई थी, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ √2x प्लस y -2√2z, ये परफेक्ट स्क्वायर। अब हम परफेक्ट स्क्वायर को ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में ना लिखकर हम लोग इसको दो स्प्लिट अप्स में लिख देते हैं। क्लियर हो गया बच्चे सबको? ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है इसका, कि आपको ये एक्सपेंशन दी होगी, मोस्टली तो यही आता है कि ऐसी कुछ एक्सपेंशन दी होगी जिसमें स्क्वायर रूट है ना, चांसेस वो है आने के ज्यादा, प्लस कुछ टर्म्स माइनस में दी होंगी, ए बी बी सी और ए सी में से कोई एक या दो, कोई दो टर्म्स माइनस में दी होंगी, उसके हिसाब से आपको एनालाइज करना है कौन सा टर्म माइनस वाला है ए बी सी में से, एंड देन आपको फॉर्मूला लगा देना। समझ में आ गया? तीनों माइनस का मतलब है, तीनों माइनस, अगर आप तीन भी माइनस ले लोगे, तो आप दो को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव ही बना रहे हो ना, तो तीनों माइनस के चांसेस होने नहीं चाहिए, हो नहीं सकते, क्योंकि इफ आई मेक ऑल थ्री नेगेटिव्स आई एम अल्टीमेटली मल्टीप्लाइंग 2। ठीक है, इफ आई राइट ऑल थ्री नेगेटिव्स, तो ये भी पॉजिटिव होगा, इसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, इसका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, तुम तीन नंबर्स लिख रहे हो, मान लो मैंने लिखा -x -y -z का होल स्क्वायर। अब होता भी क्या है इसमें, आपने -1 कॉमन लिया, ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका होल स्क्वायर, तो ये -1 का होल स्क्वायर तो +1 नहीं होता, तो ये एक्सपेंशन इज सेम एज
ठीक है। हम जो उसकी टर्म्स बना रहे हैं ना, A B B C, वो दो टर्म्स के साथ है, उनमें अगर दो माइनस में रख दोगे तो प्लस में आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब इसकी ना एक छोटी सी और एप्लीकेशन है, वो देखो कौन सी वाली। बहुत इजी वाला है कि आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से। लिखो। कहते हैं, क्वेश्चन होता है कि इफ A+B+C इज इक्वल टू 9। तीन नंबर्स हैं, उनका सम आपको 9 दे दिया। AB+BC प्लस AC इज 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ A² प्लस B² प्लस C। ठीक है। अब देखो, तुम्हारे एनालिसिस कहाँ से होगा कि फॉर्मूला में निकालना क्या है। और अपने फॉर्मूलाज की लिस्ट को याद रखो कि तीन नंबर्स दे दिए, उनका सम निकालने को कह रहा है। A² B² C² का सम। तो अपनी फॉर्मूलाज वाली लिस्ट खोलो कि क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला किया जिसमें तीन टर्म्स इन्वॉल्व हो। अभी करके चुके हैं ना। कौन से वाला। आपको तीन टर्म्स के स्क्वायर के बारे में पता है कि अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करती हूँ तो क्या होगा। A² B² C² +2AB 2AC 2BC एंड 2AC। ऑर्डर में लिख लेते हैं। दिस इज 2BC एंड 2AC, यही हुआ ना। तो जिसमें से आपको ये वैल्यू तीन की निकालनी है। बिल्कुल सही है। एंड व्हाट अबाउट A+B+C किसके इक्वल दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हमने यहां डाल दी। ये तो एज इट इज लिख दिया क्योंकि ये तो मुझे निकालनी है। फिर सब में से टू कॉमन लेकर AB BC AC 26 हो जाएगा। या मैंने लिखा टू कॉमन लेकर, और ये वाला सम जो है वो 26 के इक्वल गिवन है, तो मैंने यहाँ पर 26 लिख दिया। तो ये हो जाएगा 81 - 52 इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस C²। ये सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है, आपको वैल्यूज दे दी, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, अपने फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालना है। कर सकते हैं हम ये। कल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर लोगे कि नहीं, कि मुश्किल आएगी। बस आपने बस ये देखना है कि इतने सारे फॉर्मूलाज में हम अप्लाई कौन सा कर रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चे सबको ये। अभी यहाँ पे माइनस। ये +26 था, यहाँ जाके माइनस ही होगा। Change the answer should be. यहाँ बस यही पे आंसर, इसको माइनस करो, क्या आएगा 9 29। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा हो, ये भी क्वेश्चंस अलग से आते हैं, और ये आप मतलब ये तो सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई, खुद से पता लगना चाहिए कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहा गया है कि A² प्लस B² प्लस C² तो आपको दिया हुआ है एज 280। फिर कहा है AB+BC प्लस AC दिया हुआ है 9/2। तो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A+B+C का होल क्यूब। हाँ। अब कंफ्यूज मत होना, तुम्हें स्क्वायर में फॉर्मूला दिया हुआ है तो तुम क्या लगा सकते हो। इन तीनों के हिसाब से क्यूब तो बाद की बात है, मेरा जो फॉर्मूला कह रहा है कि वो A+B+C का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है A²। इन दो चीजों को तुम कहाँ यूज कर सकते हो। ठीक है। कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कि अगर मुझे A+B+C होल स्क्वायर करना चाहिए तो A² प्लस B² प्लस C² किसके इक्वल होता है 280। टू कॉमन लिया, कैन आई राइट ब्रैकेट्स में 9/2।
क्या लिख दोगे इसको? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289। अब 289 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 289। इफ यू नो ये नंबर्स वेल, तो ए 289 किसी का स्क्वायर हो सकता है? किसका स्क्वायर होगा? 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे प्लस माइनस लिख दोगे कि ए प्लस बी प्लस सी कुड बी प्लस 17, कुड बी माइनस 17। तो अब आपसे अगर पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब निकालो, तो या तो आपको 17 का क्यूब निकालना है या आपको -17 का होल। 4913 प्लस माइनस, या तो 4913 प्लस में होगा या 4913 माइनस। फिर होगा, मान लो कुछ इस तरह से दिया जाता है आपको कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 12 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस ए। वही सेम होगा फॉर्मूला, देखो तुम्हें लगेगा कि तुम करोगे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना? कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कोई। उसमें लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। 2ab के टर्म प्लस में आएगी, अब c नेगेटिव है तो -2bc हो जाएगा, और अगर c फिर से नेगेटिव है तो -2ac हो जाएगा। तो बात तो वही दी हुई है, कुछ गड़बड़ नहीं दी हुई हमें, है ना? हमें लगता है कि पता नहीं क्या दे दिया, लेकिन है तो वही फॉर्मेट में, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सो यह लिखोगे 144 -100, समझ में आ गया ना? डिवाइड बाय 2, इस 2 से डिवाइड कर देंगे, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। डिड वी गेट द आंसर? क्या आ जाएगा इसमें?
क्लियर हो गया? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर एक्सपेक्ट करते हो ना पेपर में, तो 3 टर्म्स का स्क्वायर हो गया जो मैंने अभी करवाया क्वेश्चंस वैसे वाले, या फिर अभी मैं क्यूब्स के फॉर्मूला करवाऊंगी वो वाले, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। देखो, अगर हम स्ट्रेटेजाइज करते हैं ना पूरे चैप्टर को, मैंने आपको डिग्री करवाया है ना, देखो जो क्वेश्चंस के टाइप्स आते हैं ना, एक तो पहले आपसे पूछा जाएगा, लिख लो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी राइट कि इस चैप्टर में आता क्या क्या है। जब रिवाइज करोगे ना इस चैप्टर को, तो सोचना है कि अच्छा ये पता है। सबसे पहले तो पूछा जाएगा व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स है। टेल वेदर द फॉलोइंग, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ पॉलिनोमियल विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको एक तो कैटेगरी पूछी जाएगी कि बताओ भी ये पॉलिनोमियल है भी है कि नहीं। ठीक है, चारों ऑप्शंस में से एक पॉलिनोमियल है या एक पॉलिनोमियल नहीं है वो बताओ। फिर आपसे पूछी जाएगी डिग्री। फिर आपसे पूछा जाएगा कोएफिशिएंट। फिर मैंने आपको इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट्स भी करवा दिए थे, याद है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट्स। फिर टाइप्स में बाइनोमियल बताओ, ट्राइनोमियल बताओ, ये सब जो बेसिक हमारी कैटेगरी थी। फिर सबसे जरूरी था जो मैंने आपको करवाया था कि 1 मार्क तो देखो किसी ना किसी स्कूल के पेपर में आता ही है, जीरो पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये चीजें हमें याद रखनी ही रखनी है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हमने देखने की, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, हमें एक ऐसी टर्म बनानी है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इतना तो था। अच्छा, इसमें ना एक सब टॉपिक लिख लेना, व्हेन वी टॉक ऑफ डिग्रीज ना, तो एक हमारा सब टॉपिक वैसे, आई डोंट थिंक सो मैंने कभी देखा, बट जैसे जनरल बात होती है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री n, ऐसे ही मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री n। क्योंकि इतना कुछ कर चुके हैं ना, तो शायद कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री n है तो उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, जो कि होती है n+1, और उसमें मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, 1। अगर 100 टर्म्स का मुझे पॉलिनोमियल बनाना है, 100 डिग्री का, तो मैं लिखूंगी 101 टर्म्स मैक्सिमम है, और एक टर्म तो x⁻100 तो होनी चाहिए, तभी वो डिग्री 100 का पॉलिनोमियल बनेगा। क्लियर हो गया इतना? सबको क्लियर है ना ये? अब इसके बाद जो मैंने आपको करवाए थे ना, वो हमारी शुरू हो गई थी अबाउट वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, कि किस नंबर को जीरो बोलेंगे। फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम करना शुरू कर दिया था, याद है ना ये, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अब ये की पॉइंट्स है, देखो तो चैप्टर बड़ा भी है, देखो तो चैप्टर बड़ा नहीं है। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के एक तरह से क्वेश्चंस थे, बस क्वेश्चन समझो, सॉल्व करो। फिर मैंने आपको ये भी करवाया था स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, उसमें काफी सारी कैटेगरीज वाले क्वेश्चन करवाए थे, इरेशनल कोएफिशिएंट्स जब हो, या फिर हमें कुछ वाई स्क्वायर भी साथ में, हमारी लास्ट टर्म में वाई स्क्वायर भी लगा दे, 2 वेरिएबल्स में आ जाए, मैंने आपको वो भी करवाया था। डिग्री 4 हो, डिग्री 8 हो, वो भी करवा दिया था। ठीक है ना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक हो गया बेटा इतना? ये हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में इतने तो चीजें हमने पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जब भी पॉलिनोमियल्स का टेस्ट होगा, जब भी हमें पेपर के लिए रिवाइज करना है। स्प्लिटिंग समझ में आ गई ना? ट्राई, वो अपने सेकंड लास्ट देखो। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फिर फॉर्मूला लिस्ट में सबसे पहले आपको मैंने करवाया a+b+c+होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर। फिर करवाया a² - b², इसकी मैंने काफी एप्लीकेशंस आपको करवाई। a² - b² पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एक तरह से है कि डायरेक्टली पेपर में आना है तो ये आ सकता है। फिर उसके बाद हम आ गए a+b+c होल स्क्वायर पर, और जो स्प्लिटिंग है ना, उसको अगर मुझे कैटेगराइज करना है तो वो इस फॉर्म में कैटेगराइज होता है, x+a × x+b। ठीक है ना, a+b+c का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूलाज कर दिए, अब जो हमें करने हैं
दे आर क्यूब के फॉर्मूलाज। उसमें आज की क्लास में हम 2 फॉर्मूलाज करेंगे। मैक्सिमम आप लगा लो 3-4 दिन और लगेंगे, आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा ये पॉलिनोमियल्स। इन बिटवीन मैं एक बार इसका पूरा करने के बाद एक टेस्ट ले लूंगी, जैसे क्लास टेस्ट है, फॉर्मूलाज रिवाइज करवाना वैसा कर लेंगे। उसके बाद देखो, मे बी आई से 15 तक मैक्सिमम लगाती हूँ कि आपका ये चैप्टर खत्म है। उसके बाद मेरे पास 5 डेज की क्लास आपकी रह जाएगी, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले, है ना। तो उसमें वी सी कि हम चैप्टर 3 चैप्टर 4 रिवाइज करें, या फिर हम आगे लाइन्स एंड एंगल्स करें। दैट डिपेंड्स, किसी के जाते ही स्कूल शुरू होते ही एग्जाम्स तो नहीं है ना, हमारे पास कम से कम 15 दिन तो मिल रहे हैं ना। तो उसमें मैं लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, मतलब जुलाई में विल कवर लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स, दोनों हो जाते हैं बड़े आराम से। ठीक है। बट फॉर दैट प्लीज मेक श्योर वो 10 डे के ब्रेक में ना अपने 4 चैप्टर्स जो मैं करवाऊंगी बहुत अच्छे से करके आने। बात समझ में आई? अपने 10 डेज के ब्रेक में ये मत छोटा छुट्टी होगी मस्ती मारे, मस्ती मारो बिल्कुल, पर अपने इन इन टॉपिक्स के साथ इन टच भी रहो, क्योंकि भूल गया तो फिर से दोबारा रिवाइज करना, आगे आगे काम बढ़ता रहेगा। ठीक है। चलो अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है a+b का होल क्यूब। हमने स्क्वायर के फॉर्मूलाज किए थे, अब हमारे पास है a+b का होल क्यूब, a-b का होल। तो बहुत इजी है, देखो क्या करना है, a³ + b³ मैं इसी फॉर्म में लिखती हूँ 3ab इंटू a+। यू कैन राइट इन एनी अदर वे। आपको ये भी करवा सकते हैं कि a³ + b³ वो मल्टीप्लाई करके ही आता है, 3a² b + 3ab²। वो आप ना, आपको मतलब मैं ये वाली फॉर्मेट ज्यादा प्रेफर करती हूँ याद करना, क्योंकि ये तो हम डिराइव कर सकते हैं। अब a-b होल क्यूब में देखो क्या होगा, a³ है, b के साथ माइनस है तो आ जाएगा -b³। यहां लिखोगे -3ab, a-b। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देन यू रियलाइज कि तो बन रहा है 3a² b + 3ab²। So teachers will say, might say that you remember this expansion, but I always go by this particular. मैं इस पे जाना प्रेफर कर। क्लियर हो गया? तो हमारे फॉर्मूलाज की लिस्ट में हमारे पास है a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब। आज इसी पर क्वेश्चन, हमारे पास अभी जितने टाइम बचा है इसी पर हम लोग एक्सपेंशन या फिर अदर वे अराउंड फैक्टराइजेशन करेंगे, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। समझ में आ गया? तो मान लो अगर आपको दिया हुआ है, देखो 2a + 3b का होल क्यूब। क्या लिखोगे? 2a का होल क्यूब +3b का होल क्यूब, 3 × 2a × 3b, 2a + 3। यहां पर किसी को भी कंफ्यूजन है तो बता दो। कंफ्यूजन है किसी को भी, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई, और ये आ सकता है पेपर में, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कोई इसमें नहीं है कि नहीं आएगा। आपने आपने क्या लिखा है इसको, 8a³ + 9b³, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 8, सॉरी 27b³, 27b³। फिर आपने लिखा 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 2 = 36, a² b हो गया। अब इसी नंबर को जो कि था 18ab को मल्टीप्लाई किया 3 से, +54ab²। ये हमारा आंसर है। मुझे उस फॉर्मूला में जो थ्री नहीं, इसमें लिखना है। अब मान लो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लिखो। अब यही अगर 2a - 3b होल क्यूब दिया होता, बस क्या करते हैं?
वन टर्म, जीरो। फिर तो पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं, जीरो पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैंने कह रही हूँ डिग्री 100 चाहिए तो कितनी टर्म्स, कम से कम एक्स रेज टू पावर 100 तो रखोगे ना, वो जरूरी है ना। तो हाउ मेनी टर्म्स मिनिमम, एक टर्म तो होनी चाहिए। अगर मैंने कहा कोई टर्म नहीं है तो मतलब दैट पॉलिनोमियल इज जीरो। इवन इफ आई राइट पी ऑफ एक्स, दैट पॉलिनोमियल टर्म ही नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जीरो भी नहीं है, जीरो इज अ टर्म ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर मैं कांस्टेंट भी लिख रही हूँ तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 लिख रही हूँ, सो 5 इज अ टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ना। कितनी टर्म्स है, एक टर्म है जिसमें एक्स की पावर जीरो है ना। तो अगर मुझे नंबर बनाना है, मतलब आई शुड से, आई सेड मेरे पास एक नंबर है। अब हम बोलोगे कितने नंबर्स हैं, एक नंबर है तो मतलब एक लिखा है, दो है तो दो लिखूंगी। बट इफ आई से कि आई एम नॉट राइटिंग एनी नंबर, सो दैट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो पॉलिनोमियल में कम से कम एक टर्म तो होनी चाहिए ना। जो डिग्री दी हुई है उसके हिसाब से, मैं स्क्वायर कह रही हूँ तो क्यूब की टर्म कह रही हूँ तो मैं कह रही हूँ क्यूब x3 हो जाएगा। इफ आई एम से दैट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो x स्क्वायर होगा, कम से कम वो होना, 4x स्क्वायर हो गया, पर वो होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे सबको। ये देखो 8a³ माइनस 27b³ अभी आ जाएगा -36a² b प्लस 54ab²। बस अब यहां मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस आ जाए। क्लियर हो गया इतना, क्लियर है ना। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पर, कंफ्यूजन है यहाँ नहीं। अब नेक्स्ट तो इस पे क्वेश्चन देखो। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना एक्सपेंशन, यहाँ तो नहीं मुश्किल। अब देखो इसमें ना कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज में आपको लिखा हुआ है 125a³ प्लस 27b³ प्लस 75a² b प्लस 45ab²। है ना। अब ये इतना दिमाग तो खुद से लगाना है कि हमारी फॉर्मूला की लिस्ट में कोई परफेक्ट स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है जो क्यूब में एग्जिस्ट करता है। देखो डिग्री देखोगे ना, यहाँ पे क्यूब की है, तो क्यूब का कोई ना कोई फॉर्मूला इस पे लग जाएगा। बस इतना सा काम है हमारा फॉर्मूला याद रखने का। आई सीरियसली बिलीव मी, अगर आप फॉर्मूला, एक बात रख के रखना, फॉर्मूला रख लेना, और आपके पास क्वेश्चंस में जितने मर्जी करवा दूं, कोई ना कोई वो फॉर्मूला ही एप्लीकेबल होगा। सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखने की बात है। तो अब ये आएगा हमारे पास, आप लिखोगे 5a² प्लस 3b अब बताओगे कि देखो ये जो फॉर्मूला बनकर आया है किस फॉर्मेट में आया है, 3 × 5a × 3b एंड 5a + 3b, कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 3 = 15, 15 3 = 45, फिर 75 कैसे है, ठीक लिखा है। 120, हाँ तो फिर पर 45 से मल्टीप्लाई करके 225 आता है ना, 5 से करोगे तो। मैं वो देख लूं मैंने क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं। क्वेश्चन तो सही है पर गलती कहाँ है। 5a³ प्लस 3b³ प्लस 3ab, क्वेश्चन तो सही है। इसमें से अगर मैं कॉमन निकालती हूँ ना, आई टेक 15ab कॉमन, है ना, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया इसको, गलत लिखा हुआ है ये, कि नहीं। हम्म, ये किसी और फॉर्मेट में होगा। तो ये आ गया मेरे पास, नीचे अंदर आ जाएगा 5a + 3b, तो इसको इंटू 3 नहीं मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, बात समझ में आई। क्वेश्चन को एनालाइज करके देखना। इसमें जो फैक्टराइज का आपको क्वेश्चन दिया होगा ना, अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो लिखो, दैट विल बी, लिख लो 125a³ प्लस 27b³। ठीक है, सो अगर मैं इसको इंटू 3 करती हूँ, 45 5 225a² b 135ab। ये तो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन है,
ये आया नहीं कैसे, ये तुम्हारा क्वेश्चन ही यही है। मैंने लिखा क्यों हुआ है वो मे भी अलग क्वेश्चन होगा, मैंने उनको मिक्स कर दिया। ये वाला क्वेश्चन मत लिखना, इसको मैं अलग वे से करवाऊंगी आपको। ठीक है, एक और फॉर्मूला करवा के ना, देन विल सी कि इसमें फैक्टराइजेशन कैसे होती है। वो मैंने मिक्स कर दिया, ये वाला आपका क्वेश्चन होगा जो इस फॉर्मूला पे एप्लीकेबल। अब वहां पे चेक किया ना कि हमने, देखो वो तो बनता नहीं है, हमने ब्लाइंडली नहीं लगाना, वहां पे हमने चेक किया कि देखो ये नहीं बन रहा है, तो इसको किसी और वे से फैक्टराइज करना हो। बट व्हेन इट कम्स इन दिस फॉर्मेट, 5a³ प्लस 3b³ प्लस 3 इंटू 5a इंटू 3b, और ये आ जाएगा 5a+3। ठीक है ना, 3 5 15, 15 3 45, 45 इंटू 5 इज 225, 45 इंटू 3 इज 135। तो ये देखो इसी फॉर्मेट में आ रहा है, तो मैं इसे आई विल से कि दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 5a+3b का होल क्यूब, बस इसको इस तरह से लिखना है। उसकी फैक्टराइजेशन वो वाला क्वेश्चन है, विल कम इन द क्लास टुमारो, विल कम बैक टू इट लेटर, बिकॉज वो एक अलग फॉर्मूला के साथ लिखा जाएगा, जरूरी है वो वाला। ठीक है, तो उसे किसी अलग फॉर्मूला के साथ लिखेंगे। लिख लिया बच्चे सबने ये? ऐसे ही नेक्स्ट लिखो, देखो ये वाला क्वेश्चन हमसे अब ये वाला सॉल्व होगा जिस तरह से दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 27a³ प्लस 1/64 b का होल क्यूब, मतलब b³ प्लस 27a² अपॉन 4b प्लस 9a/16b²। ये क्वेश्चन तो पेपर में आया भी। समझ में आ गया बच्चे? 3 27 को क्या लिखेंगे? ये 3a का होल क्यूब लिख देंगे। 1/64b³ लिखा हुआ है, 64 किसका क्यूब होता है? 4 का, तो इसको क्या लिख दोगे? 1/4b का होल क्यूब। अब आपने लिखना है कि क्या जो ये टर्म्स है 3 इंटू 3a इंटू 1/4b करके आ रही है, और इसको ब्रैकेट में आपने लिखा 3a/1 प्लस 3a+1/4b। तो 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो क्या आएगा? 27, और नीचे आ जाएगा 4b। a² हो गया ना ऊपर। मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लो कि टर्म्स उसी फॉर्मेट में आती है कि नहीं, वरना हमारे पास कोई और वे होगा उन्हें फैक्टराइज करने का, होगा पर कुछ और होगा। ठीक है, अब ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा 3a 9, 9 ऊपर 9a आ गया, नीचे 4 इंटू 4b, 4b इंटू 4b कितना हो गया? 16b²। सो दिस हैपन्स एज 3a+1/4b, 3a+1/4b, 3a+1/4। ठीक हो गया इतना? समझ में आ गया इतना? चलो नेक्स्ट लिखो। अब एक माइनस वाला भी कर ले। आपको कुछ इस तरह से दिया, 64a³ माइनस 27b³ 144 माइनस में है a² b
प्लस 108 AB²। डायरेक्ट ही पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और फ्रैक्शंस वाले तो बहुत पहले आते हैं। जो फ्रैक्शन में होगा, जिस पहले वाला फ्रैक्शन करवाया था, और ऐसा वाला एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन और है, वो करवा देती हूँ। ठीक है, तो आपको 64A³ देखो, क्यूब्स के फॉर्मूला में ट्राई, 4 टर्म्स है। एक्सपेंशन में 4 टर्म्स किस में आती हैं? A+B होल क्यूब या A-B होल क्यूब। सो ट्राई अप्लाइंग दैट थिंग। समझ में आ गई बात? ये तो ये आ गया 4A का होल क्यूब माइनस 3B का होल क्यूब। बात समझ में आई? आपका पॉलिनोमियल्स आधा, 90% इज फॉर्मूला एप्लीकेशन। 90%, 90% फॉर्मूला एप्लीकेशन है। वो 10% में मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं कि जिनको चेंज करके हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, A² - B² में टर्म्स इकट्ठी करके फिर A² - 90% इज डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। बस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, माइनस का प्लस का उसके हिसाब से, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ गया ना, -3 × 4A × 3B लिखा। तो क्या 4A - 3B करके हमारे पास 144 बन रहा है, वो हम चेक करेंगे। तो 9 4 होता है 36, 36 4 144, A का स्क्वायर आ जाएगा और B आ जाएगा। फिर माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे। ये 36 था ही, 36 × 3 108, और फिर B मल्टीप्लाई होगा B से, स्क्वायर हो जाएगा, A इकलौता है। ठीक होगी बात? है सिर्फ चेक कर लेना, बिकॉज इन दैट केस देयर इज अ डिफरेंट वे टू फैक्टराइज। वो मैं आपको करवा दूंगी कि जब ऐसा 3AB नहीं दिया होगा तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारा पहले वाले क्वेश्चन में हुआ है ना, वहां पे हुए ना गड़बड़ हमसे, कि हमने कहा नहीं नहीं फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, लेकिन वो 75 दिया हुआ था और 45 दिया था, 3 तो दिया ही नहीं हुआ उसमें। तो उस केस में हम फैक्टराइज कर सकते हैं, पर कैसे, दैट्स अ डिफरेंट वे। ठीक है, पेपर में ओम चेक करना है, दिखाना चाहिए। ये दिखाना होगा चेक करके, इतना लिखना होगा। उसके बाद लिखना होगा यूजिंग, अब ए बी दिया हुआ है ना, तो x³ - y³ -3x² +3x, नहीं -3x² +3x y², यार फिर ऐसे लिख दो जैसे मैं लिख रही हूँ, -3xy × x - y एज x - y का होल क्यूब। फिर उसके बाद आप दिखा दोगे कि ये तो A - 4A - 3B का होल क्यूब है। तो वहाँ पे ए माइनस और ए बी नहीं है सकते, ये तो बस कैसे? जो यूजिंग लिखना, वो A और B में है ना। तो ए बी नहीं ले सकते। ना लोग, कंफ्यूजन आएगी ना, मैं कहूंगी A लिख रहे हो, यहाँ पे 4A लिख रहे हो। सिर्फ फॉर्मूला बताने की बात है, कंफ्यूजन अगर आपको नहीं आती, दी आई ऑलवेज राइट अ डिफरेंट वेरिएबल, आई प्रेफर राइटिंग अ डिफरेंट वेरिएबल, कि यूजिंग A³ - B³ लिखोगे ना, तो यहाँ पर भी AB दिया हुआ है, तो होगा कि हम तो A³ - B³ करें, यहाँ 64 कैसे आ गया फिर, है ना। एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, टीचर अगर बहुत जल्दी में चेक कर दिया ना, तो उसने देख लिया कि आपने तो लिखा हुआ है A - B होल क्यूब, और यहाँ तो 4A - 3B है, वो माइट भी वो स्किप कर जाए या नहीं देखे या उस पर ध्यान दिया, तो एक पॉइंट पे कंफ्यूजन होगा कि गलत लिखा हुआ है। ये होता है केसेस, दैट्स व्हाई आई प्रेफर राइटिंग अ डिफरेंट वेरिएबल। मतलब मैं बहुत कॉशियस थी अपने पेपर्स को लेकर कि ये नहीं करना, ताकि ये ना हो कि मैम वो चेक कर दे, ये चेक ना करे। बात समझ में आई? ठीक है। आपका कभी कभी क्या होता है, मतलब देर आर मल्टीपल केसेस आई हैव सीन, कि बच्चे ने ना ये फॉर्मूला लिखा, नेक्स्ट पेज पे फैक्टराइजेशन लिखी, मैम ने नेक्स्ट पेज चेक ही नहीं किया, नहीं नहीं तुमने गलत किया। वो बाद में बहस करते रहो मैम से, वो कहेंगे बाद में लिख कर लाए हो। दीज केसेस हैपन लाइक इन फ्रंट ऑफ मी एज अ स्टूडेंट, आई सॉ दीज थिंग। वो बच्चा बहस कर रहा है कि नहीं मैम मैंने तो तभी लिखा था, नहीं मैम ऊपर लिखा हुआ है, नहीं तो ये तो तुमने गलत करके बाद में लिखा है इसको। ठीक है ना। तो अगर ऐसी चीजें होती है ना, तो दैट्स व्हाई वो मैं होती थी, अगर मेरे साथ ना ऐसा हो, तो इसीलिए आई यूज्ड टू राइट डिफरेंट वेरिएबल, राइट। कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान रखना, रखना है तो रखो, बट उसको प्रॉपरली साइड पे लाइन बनाकर लिखना, आपके क्वेश्चन के साथ वो इंटरफेयर ना करे। ठीक है। और पेपर्स चेक करते हुए कभी कभी मेरा भी जब मन नहीं होता ना पेपर्स चेक करने का, तो आई ग्लांस थ्रू द पेपर कि ठीक है देख रही हूँ ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। प्रॉपर मैं मतलब अंदर से प्रॉपर, मतलब बारीक बारीक से बारीक, मतलब माइन्यूटली पेपर चेक नहीं करती। तो आई वुड से अच्छा ये क्या लिखा हुआ है। तो समटाइम्स मैं भी गलत कर देती हूँ कि नहीं गलत लिखा है, वो बाद में बच्चा मेरे पास आएगा मैम ठीक तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो एक कंफ्यूजन फॉर द ऑन द टाइमिंग, क्योंकि आपको पेपर्स दिखाते भी नहीं है, दिखाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो गलती कहाँ हुई है। इतनी सी बात। अब आ जाओ नेक्स्ट लिखो, मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है। The question says 27 - 125A³ -135A + 225A²। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
अब हो नहीं सकता कि हमें दोनों में ही एक्स और वाई या ए और बी दिया हो, किसी एक टर्म में ए दिया हो, एक ही वेरिएबल दिया हो, सारे नंबर्स नहीं होंगे, फिर तो प्लस माइनस हो जाएंगे। सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे ये वाला भी है 1 - 64 a³ अब ये डायरेक्टली पेपर में आने वाले क्वेश्चंस है। आप पेपर खोलोगे ना, अपने प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर 5 साल के ले लो, किसी ना किसी एक पेपर में डायरेक्टली एक क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है। सो पॉलिनोमियल्स इज 90% फॉर्मूला एप्लीकेशन, रिटेंशन फॉर्मूला की सही टाइम पर सही फॉर्मूला लगाना, उसके बाद सही से अप्लाई करना और याद रखना। जितनी प्रैक्टिस और टाइम मार लोगे ना, जितने क्वेश्चन क्लास में करवा रही हूँ, सच में कह रही हूँ, उसके बाद ये बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो मेक श्योर जितने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं क्लास में, आप अच्छे से उसको रिवाइज कर रहे हो। तो आप इसे लिख लोगे 3 का होल क्यूब -5a का होल क्यूब, फिर बस चेक करना है कि क्या ये 3 × 3 × 5a 3a - 5a के फॉर्मेट में मेरे पास बनकर आ रहा है। 9 5 जा 45, 45 3 जा 135, 9 5 जा 45, 45 × 5 माइनस माइनस प्लस 225 इसको। ठीक है, तो आप लिखोगे ये तो है 3 - 5a का होल क्यूब, 3 - 5a का होल क्यूब, जिसे आपने लिख दिया 3 - 5a, 3 - 5a, 3 - 5। इसके बाद ये लिखो और एक क्वेश्चन और जो होमवर्क में करके आओगे, 1/64 x³ -8 y³ -3/8 x² +3 x y²। ये दो क्वेश्चंस है जो आप होमवर्क में करके लाओ।